नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी फटाफट अंदाज में। मैं हूं शहला निगाह। आइए खबरें देखते हैं तेज रफ्तार के साथ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज और कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। आज वे भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। कल पश्चिम बंगाल में शपथ ग्रहण समारोह होना है और ऐसे में अमित शाह आरएसएस के नेताओं के साथ भी अहम बैठक करेंगे। राज्य में हाल ही में संपन्न हुए चुनाव में भाजपा को शानदार सफलता के बाद ये दौरा खास है। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल आरएन रवि ने संविधान प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए पश्चिम बंगाल विधानसभा को भंग कर दिया है और ये आदेश गुरुवार से प्रभावी हो गया। राज्यपाल ने भारतीय संविधान के अनुच्छेद 174 के खंड 2 के उपखंड बी के तहत अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए ये निर्णय लिया है। ये अधिसूचना पश्चिम बंगाल सरकार के संसदीय कार्य विभाग ने जारी की है। पश्चिम बंगाल में राज्यपाल के आदेश के बाद अब पुरानी विधानसभा भंग होने के साथ ही नई निर्वाचित सरकार के शपथ ग्रहण का रास्ता पूरी तरह साफ हो गया है। भाजपा नेता देवाश्री चौधरी ने कहा कि ममता बनर्जी मुख्यमंत्री पद से हटना नहीं चाहती थी, लेकिन जो संवैधानिक तरीका है उसी तरीके से राज्यपाल ने उन्हें बर्खास्त कर दिया है। ये सिस्टम है और इसी से चलेगा। असम में नई सरकार गठन की तैयारी पूरी हो चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह 12 मई को आयोजित किया जाएगा। राज्य भाजपा अध्यक्ष दिलीप सैकिया ने बताया कि नई सरकार के भव्य शपथ ग्रहण समारोह में पीएम मोदी मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करेंगे। उनके साथ केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी शामिल। सरकार गठन की प्रक्रिया को औपचारिक रूप देने के लिए भाजपा के केंद्रीय पर्यवेक्षक नेता जेपी नड्डा और उप पर्यवेक्षक राव सिंह सैनी कल गुवाहाटी पहुंचेंगे। 10 मई को भाजपा और एनडीए विधायक दल की बैठक में आधिकारिक तौर पर विधायक दल का नेता का चुनाव होगा। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन को लेकर सस्पेंस बरकरार है। टीवी के नेता जोसेफ विजय ने दूसरी बार राज्यपाल विश्वनाथ आर्लेकर से मुलाकात की है। राज्यपाल ने विजय से सदन में पर्याप्त समर्थन दिखाने को कहा है। बैठक के बाद राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि विजय ने स्वीकार किया है कि टीवीके के पास फिलहाल अपने दम पर सरकार बनाने के लिए आवश्यक संख्या नहीं है। और इस बीच देर रात एआईएडीएमके और डीएमके के बीच संभावित समझौते की खबरों ने राजनीतिक माहौल को और गर्म कर दिया है। चर्चा है कि पलानीसामी के नेतृत्व में एआईएडीएमके सरकार बनाने की कोशिश कर रही है, जबकि डीएमके बाहर से समर्थन दे सकती है। तमिलनाडु में नई सरकार के गठन के बीच डीएमके ने किसी भी संभावना से इनकार कर दिया है। राजनीतिक अनिश्चितता के बीच स्टालिन ने अपने विधायकों को 10 मई तक चेन्नई में रहने का निर्देश दिया। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के प्रमुख के एम कादर मोहिद्दीन ने कहा है कि टीवीके ने उनसे गठबंधन के लिए संपर्क किया है, लेकिन आईयूएमएल ने अभी कोई फैसला नहीं किया है। उनका फैसला एम स्टालिन पर निर्भर करेगा। कांग्रेस 5 विधायकों के साथ टीवीके को समर्थन देने की पेशकश कर चुकी है। इसके बाद विजय के पास 112 विधायकों का समर्थन है, लेकिन विजय की पार्टी को 234 सदस्यीय तमिलनाडु विधानसभा में साधारण बहुमत के लिए 118 सीटों की जरूरत। केरल में कांग्रेस नेतृत्व वाली सरकार में मुख्यमंत्री पद के लिए 3 नामों पर चर्चा के बीच कांग्रेस विधायक दल ने एक प्रस्ताव पारित किया और आलाकमान को मुख्यमंत्री के चयन पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया। पर्यवेक्षकों मुकुल वासनिक और अजय माकन की उपस्थिति में सीएलपी बैठक के दौरान केरल प्रदेश कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष सनी जोसेफ ने प्रस्ताव पेश किया। मुख्यमंत्री पद के लिए वीडी सतीशन, रमेश चेन्निथल और केसी वेणुगोपाल के नामों पर विचार किया जा रहा है। वहीं वीडी सतीशन के समर्थकों ने बैनर, कटआउट और फ्लैक्स लगाकर उन्हें अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश करना शुरू कर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सूरीनाम की राजधानी पारामारिबो में प्रगति के लिए साझेदारी कार्यक्रम पर बात की। उन्होंने कहा कि दुनिया में चाहे कितनी भी मुश्किलें हो, प्रगति करना जरूरी है। उन्होंने भरोसेमंद साझेदार की खूबियों और भारत की वैश्विक भूमिका के बारे में बताया।
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने सूरीनाम के नेशनल असेंबली के अध्यक्ष माइकल अश्विन से मुलाकात की और सूरीनाम को विकास यात्रा में सहयोग का आश्वासन दिया। इस दौरान भारत सूरीनाम सहयोग और संसदीय आदान प्रदान को मजबूत करने पर सकारात्मक और सार्थक चर्चा हुई। अबुधाबी में विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने यूएई के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और राज्य मंत्री रीम अल हाशिमी से मुलाकात की। दोनों पक्षों ने भारत यूएई व्यापक रणनीतिक साझेदारी की समीक्षा की और सहयोग के नए क्षेत्रों पर चर्चा की। विदेश सचिव विक्रम मिस्त्री ने यूएई की मुबादला इन्वेस्टमेंट कंपनी के एमडी और सीईओ खल्दून अल मुबारक से बात की और इस दौरान दोनों देशों के बीच भारत यूएई साझेदारी को और ज्यादा गहन और गहरा करने पर विस्तार से चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के साथ आज मुंबई में अंधेरी रेलवे स्टेशन उप डाकघर का उद्घाटन करेंगे। ये पहल नागरिक केंद्रित डाक बुनियादी ढांचे के विस्तार और अधिक भीड़भाड़ वाले शहरी केंद्रों में सेवाओं की सुलभता बढ़ेगी। देश भर में 40 वर्ष और उससे अधिक आयु के श्रमिकों के लिए निःशुल्क वार्षिक स्वास्थ्य जांच पहल की शुरुआत हो चुकी है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने नई दिल्ली के वसई दारापुर स्थित ईएसआईसी अस्पताल में स्वास्थ्य शिविर का उद्घाटन कर इस पहल की शुरुआत की। स्वास्थ्य जांच पहल का उद्देश्य श्रमिकों को समय रहते स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं की पहचान और उपचार की सुविधा उपलब्ध कराना है। सरकार का मानना है कि स्वस्थ श्रमिक ही मजबूत और आत्मनिर्भर भारत की आधारशिला है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इंडियन चैम्बर ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर आईसीएफए के चेयरमैन डॉक्टर एमजे खान के साथ अहम बैठक की। बैठक में किसानों के जीवन स्तर को बेहतर बनाने, वैश्विक कृषि क्षेत्र में भारत की स्थिति को मजबूत करने और अफ्रीकी देशों के साथ कृषि सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने लॉजिस्टिक्स और सप्लाई चेन कंपनी डिलीवरी के को फाउंडर और एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर सूरज सहारिन से मुलाकात की। बैठक के दौरान टेक्नोलॉजी आधारित बिजनेस मॉडल, इनोवेशन और कंपनी के विस्तार की यात्रा पर विस्तृत चर्चा हुई। पश्चिम बंगाल में भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी के निजी सहायक चंद्रनाथ रथ के अज्ञात हमलावरों ने गोली मारकर हत्या कर दी और इस जघन्य हत्याकांड के बाद राज्य में राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई। राज्य पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक इस मामले में 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया। पुलिस प्रशासन ने 7 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। हत्या के पीछे की साजिश और हमलावरों की धरपकड़ के लिए एसआईटी लगातार छापेमारी कर रही है। जांच के दौरान एक चौंकाने वाला तथ्य भी सामने आया है कि हमलावरों ने वारदात को अंजाम देने के लिए एक फर्जी कार नंबर प्लेट का इस्तेमाल किया था। मामले में पुलिस ने सिलीगुड़ी के विलियम जोसेफ को हिरासत में लेकर 3 घंटे कड़ी पूछताछ की और जांच में सहयोग के आश्वासन के बाद उसे रिहा कर दिया गया। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने निजी सहायक रथ के पार्थिव शरीर पर श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान बेहद भावुक नजर आए। एनआईए ने अंतर्राज्यीय अवैध गोला बारूद तस्करी मामले में कुख्यात तस्कर परवेज आलम के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की। ये नेटवर्क बिहार, उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक फैला हुआ है। एनआईए ने पटना स्थित विशेष अदालत में परवेज आलम के खिलाफ बीएनएस और आर्म्स एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप पत्र दायर किया है और मामले में अब तक कुल 11 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है, जिसमें 8 आरोपी फरवरी में चार्जशीट होने के बाद से न्यायिक हिरासत में। प्रवर्तन निदेशालय ने पंजाब के रियल एस्टेट क्षेत्र में बड़े भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ करते हुए मोहाली और चंडीगढ़ में छापेमारी की है। ये पूरी कार्रवाई सनटेक्स सिटी प्रोजेक्ट में हुए सैकड़ों करोड़ रुपए के कथित घोटाले से जुड़ी थी और इस कार्रवाई ने पंजाब के प्रशासनिक और राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी। ईडी ने अजय सहगल, एबीएस टाउनशिप, पैलेटिस बिल्डर और धीर कंस्ट्रक्शन समेत उनसे जुड़ी हुई 12 लोकेशनों पर दबिश दिया और इन पर फर्जी तरीके से सीएलयू लाइसेंस हासिल करने और आम जनता की गाड़ी कमाई को हड़पने का आरोप है। अलीगढ़ से अवैध देशी हथियारों की तस्करी में शामिल एक अंतर्राज्यीय गिरोह के 12 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने एक पुराने किले को खंडहर से उन्हें गिरफ्तार किया। पुलिस ने उनके पास से 10 देशी बंदूकों के साथ बड़ी मात्रा में कारतूस बरामद किए।
गिरोह का पता सोशल मीडिया पर प्रसारित एक हथियार सौदे के वीडियो क्लिप की नियमित जांच के दौरान लगाया गया। दिल्ली के उपराज्यपाल रणजीत सिंह संधू ने नियुक्ति समारोह में नया भर्ती हुए कर्मचारियों को उनके नियुक्ति पत्र सौंपे। डीडीए में भर्ती हुए 1647 नए कर्मचारियों से उपराज्यपाल ने ईमानदारी, संवेदनशीलता और समर्पण के साथ काम करने का आग्रह किया। आगरा में कथित अवैध धर्मांतरण रैकेट मामले में पुलिस और यूपीएटीसी की संयुक्त टीम ने दिल्ली और राजस्थान से 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया। गिरोह सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए युवतियों का ब्रेन वॉश कर धर्मांतरण के लिए प्रेरित करता था। अवैध धर्मांतरण रैकेट मामले में अब तक कुल 18 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। पुलिस के मुताबिक इस रैकेट का नेटवर्क दिल्ली के बटला हाउस और शाहीन बाग तक फैला हुआ था। राजस्थान के बाड़मेर में बीएसएफ ने एक पाकिस्तानी नागरिक को भारतीय सीमा में अवैध घुसपैठ के आरोप में पकड़ा। बीएसएफ ने उसे हिरासत में लेकर प्रारंभिक पूछताछ की और बाद में धराव पुलिस स्टेशन को सौंप दिया। पकड़े गए पाकिस्तानी नागरिक की पहचान आवेश खान के रूप में हुई है। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ कर रही हैं। टीसीएस मामले में नासिक पुलिस मुख्य आरोपियों में से एक निदा खान को छत्रपति संभाजीनगर से हिरासत में ले लिया है और निदा पर कथित यौन उत्पीड़न और धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के आरोप में मामला दर्ज है। मामले में एक स्थानीय अदालत ने निदा खान की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी थी और इससे पहले 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस हिरासत में भेजा गया। सभी शेख और रजा मेमन इस मामले में 2 मुख्य आरोपी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने टीसीएस सुविधा केंद्र में हुई घटना को बेहद गंभीर मामला बताया। कहा कि सरकार मामले की जांच कर रही है। मामले में कथित धर्मांतरण और यौन उत्पीड़न की जांच के लिए 4 सदस्यीय तथ्य खोज समिति का भी गठन किया गया है। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय रेपर्टरी का वार्षिक समर थिएटर फेस्टिवल आज से शुरू हो रहा है। 38 दिनों तक चलने वाले इस रंगोत्सव में 10 नाटकों के कुल 26 मंचन किए जाएंगे। महोत्सव का उद्घाटन रेपर्टरी की नवीन प्रस्तुति अक्स तमाशा से होगा, जिसका निर्देशन प्रख्यात रंग निर्देशक भानु भारती ने किया है। भारत रंग महोत्सव 2026 की सफलता के बाद यह आयोजन रंग प्रेमियों के लिए एक और महत्वपूर्ण सांस्कृतिक उत्सव होगा। मेघालय के री-भोई जिले का सैदिन गांव इन दिनों एक अनोखे उत्सव का गवाह बन रहा है। यहाँ पर 4 साल में एक बार निकलने वाले दुर्लभ शिकार कीड़े नियांग के स्वागत में नियांग दासर महोत्सव आयोजित हो रहा है। नियांग दासर महोत्सव मेघालय की लोक संस्कृति, पर्यावरण जागरूकता और पारंपरिक उत्साह से जुड़ा है और इस खास आयोजन में नृत्य, संगीत, खेल और रात्रिकालीन भ्रमण जैसी गतिविधियां लोगों को आकर्षित कर रही हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सिलसिला फटाफट अंदाज में जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़। तोड़ते कुटते गिरते नानी दादी का नाम याद आता है। हमको तो एक ही नाम याद आता है, एनडीए शाही पनीर मसाला। पनीर हो गया मस्त बना डाला। एनडीएस का असली शाही पनीर मसाला, वो असली मसाले सच सच एनडीएस। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। मास्टर जी नमस्ते। 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ एक में पॉप्सीज रखना डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स से मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow. फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। हर सपना किसी मजबूत नींव पर खड़ा होता है। हर पुल, हर इमारत, हर सफर भारत की प्रगति की डोर है। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, जहां विज्ञान सपनों को आकाश देता है, वहां भी है सेल। सेल देश की सुरक्षा का अटूट कवच। जहां स्वास्थ्य और देखभाल की बात हो, वहां भी है सेल। हर घर,
हर सपना, हर विजय देश के कण कण में छुपा है। सेल का भरोसा हर किसी की जिंदगी से जुड़ा हुआ है। सेल। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एक्सप्रेस 100। चलिए रुख करते हैं कुछ अन्य खबरों का। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने वाणिज्य विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक की और इस दौरान भारतीय व्यवसायों के वैश्विक विस्तार को बढ़ाने के उपायों पर विचार विमर्श हुआ। केंद्रीय मंत्री ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि भारतीय व्यवसायों के लिए वैश्विक स्तर पर पहुंच बढ़ाने, निर्यात प्रोत्साहन प्रयासों को मजबूत करने और देश भर के उद्योगों की भागीदारी बढ़ाने के उपायों पर भी विचार किया गया। भारत और इजिप्ट के बीच व्यापार और निवेश संबंध लगातार मजबूत होते जा रहे हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में आयोजित बिजनेस डेलीगेशन मीटिंग में दोनों देशों के प्रतिनिधियों ने व्यापार, निवेश, ऊर्जा और फार्मास्यूटिकल जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर जोर दिया। भारत के समुद्री क्षेत्र में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ रही है। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि वर्ष 2020 के बाद से देश के मैरीटाइम सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी में करीब 340% की वृद्धि दर्ज की गई है। सेबी ने गुरुवार को इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन एक्सेस प्लेटफॉर्म को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया है और सेबी ने कहा है कि ट्रेडिंग इकोसिस्टम में तकनीकी मजबूती बढ़ने के कारण अब इस प्लेटफॉर्म की जरूरत नहीं रह गई थी। भारत की रिटायरमेंट व्यवस्था में बड़ा विस्तार देखने को मिला है। सरकार ने बताया नेशनल पेंशन सिस्टम के तहत प्रबंधित संपत्ति 15.95 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गई है, जबकि अटल पेंशन योजना के तहत यह आंकड़ा 51,400 करोड़ रुपए हो गया है। भारत और फ्रांस ने विज्ञान, समुद्री रिसर्च और अंतरिक्ष के क्षेत्र में आपसी सहयोग को और मजबूत करने का संकल्प लिया है। मंत्री स्तरीय बैठक में दोनों देशों ने खास तौर पर हाई टेक्नोलॉजी के क्षेत्रों में लगातार बढ़ रहे सहयोग पर संतोष जताया। सरकार ने कहा कि ट्रेनों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में स्थानांतरित करने की प्रक्रिया अगस्त से शुरू होगी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि यह बदलाव यात्रियों को किसी भी तरह की असुविधा पहुंचाए बिना सुचारू रूप से किया जाए। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग के सचिव एम नागराजू ने कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था अच्छी रफ्तार से बढ़ रही है और बैंकिंग क्षेत्र स्थिर और मजबूत प्रदर्शन कर रहा है। अमेरिकी प्रौद्योगिकी कंपनी IBM और भारतीय कंपनी योटा डेटा सर्विसेज ने भारत में कंपनियों और सरकारी संगठनों के लिए स्थानीय क्लाउड पर आधारित एजेंटिक AI प्लेटफॉर्म विकसित करने की योजना की घोषणा की। फ्रूट हॉराइजन 2026 में केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि भारत को वैश्विक फल बाजार में मजबूत पहचान दिलाने के लिए गुणवत्ता, शेल्फ लाइफ, प्रसंस्करण, लॉजिस्टिक्स और निर्यात मानकों पर गंभीरता से काम करना होगा। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों की जरूरतों को देखते हुए भारत सरकार ने क्लीन प्लांटिंग मटेरियल कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से मजबूत बनाने का फैसला किया है। मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य देखभाल सुदृढ़ करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सर्वोत्तम कार्य प्रणालियों पर राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन में जननी प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। भारत के खनिज क्षेत्र ने 2015 में नीलामी प्रणाली की शुरुआत के बाद से नीलाम किए गए 101 खनिज ब्लॉकों के सफल संचालन के साथ एक ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में सरकारी खाद्यान्न भंडार 604 लाख टन से अधिक हो गया है। यह अनिवार्य बफर आवश्यकता से लगभग 3 गुना ज्यादा है। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत का खाद्य सुरक्षा ढांचा लगातार मजबूत हो रहा है। फेडरेशन ऑफ यूरोपियन बिजनेस इन इंडिया के डिकोडिंग EU इंडिया FTA बैठक में वाणिज्य मंत्रालय में अपर सचिव दर्पण जैन ने कहा कि यूरोप और भारत के बीच हुए मुक्त व्यापार समझौते के लागू होने से दोनों अर्थव्यवस्थाओं को बेहतर एकीकरण और बेहतर विनिर्माण से लाभ होगा। स्पेसटेक स्काई रूट एरोस्पेस ने $60 बिलियन जुटाने का ऐलान किया और इसके साथ ही कंपनी देश की पहली स्पेसटेक स्टार्टअप यूनिकॉर्न बन गई है। भारत सरकार ने आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत मर्चेंट जहाजों के लिए सब्सिडी योजना को वित्तीय वर्ष 2030-31 तक बढ़ा दिया।
अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करके बिजली उत्पादन के लिए स्टेप डाउन सहायक कंपनियों गठन की घोषणा की। ईरान ने दावा किया कि अमेरिका ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में प्रवेश कर रहे 2 जहाजों को निशाना बनाया और ईरानी क्षेत्र में हवाई हमले किए। जवाब में ईरान ने हॉर्मुज स्ट्रेट के पूर्वी हिस्से और चाबहार बंदरगाह के दक्षिण में मौजूद अमेरिकी सैन्य जहाजों पर मिसाइल, ड्रोन और छोटी नौकाओं से हमला किया। ईरान ने दावा किया कि अमेरिकी जहाजों को भारी नुकसान पहुंचा। हालांकि अमेरिका सेंटकॉम ने किसी भी नुकसान से इनकार किया है। अमेरिका का कहना है उसने जवाबी कार्रवाई में ईरान के मिसाइल और ड्रोन ठिकानों को निशाना बनाया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और ब्राजील के राष्ट्रपति लुइस इनासियो लूला दा सिल्वा के बीच वॉशिंगटन में हुई बैठक को दोनों देशों ने सकारात्मक और महत्वपूर्ण बताया। बैठक बेहद सफल रही, जिसमें व्यापार, टैरिफ, महत्वपूर्ण खनिज, संगठित अपराध और ड्रग्स और हथियारों की तस्करी जैसे अहम मुद्दों पर चर्चा हुई। ब्राजील के राष्ट्रपति ने स्पष्ट किया कि ब्राजील हर मुद्दे पर बातचीत के लिए तैयार है, लेकिन अपनी लोकतांत्रिक व्यवस्था और संप्रभुता से कभी समझौता नहीं करेगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप आयोग की अध्यक्ष के साथ हुई बातचीत को बेहतरीन बताया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यूरोपीय संघ के साथ स्कॉटलैंड के टनबेरी में हुआ ऐतिहासिक व्यापार समझौता पूरी तरह से लागू नहीं हुआ है। ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय तक समझौते का पालन नहीं हुआ तो अमेरिका यूरोपीय संघ से आने वाली कारों और ट्रकों पर टैरिफ मौजूदा 15% से बढ़ाकर 25% तक कर सकता है। वेनेजुएला में कामगार संगठनों और ट्रेड यूनियन नेताओं ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। राजधानी काराकास में प्रदर्शनकारियों ने रैली निकालकर राजनीतिक संकट के समाधान के लिए नए चुनाव कराने की मांग उठाई। प्रदर्शन के बाद यूनियन प्रतिनिधियों का एक समूह अमेरिकी दूतावास पहुंचा, जहां पर उन्होंने अपनी मांगों से जुड़ा ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि देश में लोकतांत्रिक प्रक्रिया को बहाल करने के लिए पारदर्शी चुनाव जरूरी है। दक्षिण पूर्वी मैक्सिको में एक विशाल मेले के मैदान में आग लगने से कम 5 लोगों की मौत हो गई। चीन के 2 पूर्व रक्षा मंत्रियों को भ्रष्टाचार के मामलों में इस मौत की सजा सुनाई गई है। दोनों नेताओं पर पद का दुरुपयोग और भ्रष्टाचार से जुड़े गंभीर आरोप लगे। सऊदी अरब ने अपने सैन्य ठिकानों और वायु क्षेत्र तक अमेरिकी सेना की पहुंच रोक दी है। इससे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को हॉर्मुज स्ट्रेट में जहाजों पर निगरानी रखने की अपनी योजना छोड़नी पड़ी। सऊदी अरब के इस कदम से खाड़ी देशों को लेकर अमेरिकी रणनीति को झटका लगा है, क्योंकि उसका एक प्रमुख क्षेत्रीय सहयोगी गति पकड़ने से पहले ही प्रोजेक्ट फ्रीडम अभियान को बाधित कर रहा है। रूस की ओर से घोषित 3 दिवसीय अस्थायी युद्ध विराम आज से लागू हो गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा कि दूसरे विश्व युद्ध में जीत के जश्न के लिए किया गया ये सीज फायर रूस की अजीब और अनुचित सोच को दर्शाता है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने आरोप लगाया कि रूस सिर्फ अपनी सैन्य परेड और ग्रेट पैट्रियाटिक वॉर समारोह को सुरक्षित तरीके से आयोजित करना चाहता है, जबकि इसके बाद फिर से यूक्रेनी लोगों पर हमले और युद्ध जारी करेगा। बांग्लादेश में खसरे का प्रकोप बहुत तेजी से फैल रहा है। पिछले 24 घंटों में 7 और बच्चों की मौत हुई है। स्वास्थ्य अधिकारियों के अनुसार खसरे या फिर उसके लक्षणों वाले बच्चों की कुल मौतें अब 324 हो गई हैं। तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में भारतीय महिला रिकर्व टीम ने फाइनल में स्थान बनाकर पदक पक्का कर दिया है। भारतीय टीम ने रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में स्थान बना लिया। महिला टीम के सदस्यों दीपिका कुमारी, अंकिता भगत और कुमकुम मोहोत ने सेमीफाइनल में कोरिया को 5-1 से मात दी। अब उनका सामना स्वर्ण पदक के मुकाबले में रविवार को चीन से होगा। भारत की अंडर 17 लड़कियों की एशियन बॉक्सिंग अंडर 15 और अंडर 17 चैंपियनशिप 2026 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा है। प्रतियोगिता में भारतीय लड़कियों ने जीत हासिल करके 12 पदक पक्के कर लिए हैं। राखी ने 46 किलोग्राम भार वर्ग में संयमित प्रदर्शन करते हुए चीनी ताइपे पर 5-0 से जीत हासिल की, जबकि खुशी ने कोरिया के खिलाफ पहले राउंड में RSC से जीत हासिल कर अपना आक्रामक इरादा दिखाया।
आईपीएल में आज दिल्ली कैपिटल्स का सामना कोलकाता नाइट राइडर्स से होगा। दिल्ली 10 मैचों में 8 पॉइंट्स के साथ 7वें नंबर पर है। प्लेऑफ की उम्मीदें बनाए रखने के लिए उसे बाकी चारों मैच जीतने होंगे। वहीं 8वें नंबर पर मौजूद कोलकाता को अगले दौर में पहुंचने के लिए अपने सभी 5 मैच जीतने होंगे। पिछले सीजन में दोनों के बीच खेले गए मुकाबले में कोलकाता जीता था। लखनऊ सुपर जायंट्स ने आईपीएल में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को 9 रन से हरा दिया है। बारिश से प्रभावित इस मुकाबले को 19 ओवर का किया गया। डकवर्थ लुईस नियम के तहत आरसीबी को 213 रन का संशोधित लक्ष्य मिला, लेकिन टीम 19 ओवर में 6 विकेट पर 203 रन ही बना सकी। एलएसजी की ये मौजूदा सीजन में तीसरी जीत रही। खेल मंत्री मनसुख मांडविया ने राष्ट्रीय खेल महासंघों के साथ हुई अहम समीक्षा बैठक में साफ संदेश दिया है कि खिलाड़ियों और पदक के बीच आने वाले किसी भी बाधा को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बैठक का मुख्य फोकस इस साल ग्लासगो में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों और जापान में आयोजित एशियाई खेलों की तैयारियों पर रहा। सरकार अब इन तैयारियों के हर महीने समीक्षा करेगी। एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप में आज युवा भारतीय टीम का सामना लेबनान से होगा। एशिया की 2 बड़ी टीम से हारने के बाद भारतीय टीम की नजरें नॉकआउट चरण में जगह बनाने की उम्मीदों को बरकरार रखने की होंगी। इंग्लिश क्लब वेस्टर्न विला ने शानदार वापसी करते हुए नॉटिंघम फॉरेस्ट को हराकर यूरोपा लीग फाइनल में जगह बना ली है। इस जीत के साथ ही टीम अब 30 साल के बड़े ट्रॉफी सूखे को खत्म करने के सिर्फ एक कदम दूर है। विला पार्क में खेले गए सेमीफाइनल के दूसरे लेग में एस्टन विला ने 4-0 से जीत हासिल की। कप्तान जॉन मैकगेन ने विला की तरफ से 2 गोल करके टीम को जीत तय कर दी। जर्मन क्लब एससी फ्रीबर्ग ने इतिहास रचते हुए पहली बार यूरोपीय फाइनल में जगह बना ली है। यूरोपा लीग के सेमीफाइनल के दूसरे चरण में फ्रीबर्ग ने 10 खिलाड़ियों के साथ खेल रहे एससी ब्राग को हराकर फाइनल का टिकट कटाया। पहले लेग में 1-2 से पीछे चल रही जर्मन क्लब ने शानदार वापसी करते हुए दूसरे लेग में 3-1 से जीत हासिल की और इस तरह फ्रीबर्ग ने 4-3 के एग्रीगेट स्कोर से मुकाबले को अपने नाम किया। तो इसी के साथ एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।